What have been your major achievements? देखिए सबसे बड़ा अचीवमेंट के लिए यह है कि कॉमन मासेस में एक्सेप्टेबिलिटी, जो बहुत पिछड़ा हुआ गांव का रहने वाला उनके बीच में हमने जगह बनाई है। और अगर आप सारा इस बात को लेकर के कहेंगे कि हमारी योजनाएं, हमारी स्कीम्स कौन सी हैं, तो हम एक स्कीम में उसका जिक्र करने में हमको बहुत कठिनाई होती है। हमारे नए इनिशिएटिव्स लिए हैं जो हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी उस तरह के इनिशिएटिव नहीं लिए। जैसे जनमंच एक ऐसा इनिशिएटिव है जो लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार जाती है, गांव में बैठती है और माइक दे दिया जाता है उस आदमी को जिसकी शिकायत है। आमतौर पर माइक उसको दे दिया जाता है जो सरकार की प्रशंसा करे। हम माइक उसको देते हैं जो सरकार की कमी है, शिकायत है, तो उसकी शिकायत का समाधान करने के लिए वो अपने माइक पर जिक्र करता है और मंत्री और वहाँ पर जो प्रेजेंट ऑफिसर जो वहाँ पर होते हैं तो वो समस्या का समाधान करते। तो बहुत बड़ा एक लोगों को एक वो है। और उसी को आगे फिर हमने फर्दर जो है सीएम हेल्पलाइन के साथ कनेक्ट किया है 1100 पर। तो लोगों की समस्याओं का समाधान घर बैठे, लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में बैठे, ये एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन उस सेक्टर में रहा है। दूसरा, हमने आते ही डिसाइड किया कि 70 साल के ऊपर सारे बुजुर्गों को पेंशन, ये पहली कैबिनेट का पहला डिसीजन था हमारा। यस, ऑल ओल्ड पीपल अबव 70, और वो भी इनकम क्राइटेरिया को रिलैक्स करते हुए, छोड़ते हुए उसको किया हमने। एक ये डिसीजन पहले किया और उसके बाद जनमंच का मैंने डिसीजन बताया आपको। उसके बाद हेल्थ के सेक्टर में आयुष्मान भारत को, क्योंकि आयुष्मान भारत में हिमाचल में हमारा 22 लाख का कवरेज आ रहा था जो कवर हो रहे थे इसमें, लेकिन हमारी पॉपुलेशन 70 लाख है। तो ऐसी सिचुएशन में रेस्ट ऑफ द जो पोर्शन बचता था हमारा पॉपुलेशन का, उसको भी वही सुविधा मिले, क्योंकि एक प्रदेश में हम 2 सुविधाएं दें, मतलब वो हमको लगा कि बीमार कोई भी हो सकता है। तो हमने अपनी स्टेट गवर्नमेंट की एक योजना हमने एक शुरू की जिसका नाम हिम केयर रखा हमने। तो उसमें भी वही 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर, और इसका इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ कि 1 साल से भी कम पीरियड में हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में हमने 60,000 से ज़्यादा लोगों का इलाज जो है हिम केयर के माध्यम से किया। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। और इसी को फर्दर आगे सप्लीमेंट करते हुए ऐसे लोग जो बिल्कुल बेसहारा हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, बिस्तर पर हैं, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, ऐसी बीमारी जिसका ज़िंदगी भर इलाज होना है और लेकिन वो बाथरूम तक भी नहीं जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में उसको एक मदद करने के लिए एक सहारा योजना हमने शुरू की, जिसमें 2000 रुपीज़ का जो है हर महीने का उसके अकाउंट में पैसा जाता है, उसके अकाउंट में सीधा पैसा जाता है, मदद होता है उसको। और भी हम सोच रहे हैं बढ़ाने के लिए ऐसी योजनाएं। और एक योजना जो अपने तरह की अलग तरह से, उज्ज्वला योजना मोदी जी ने भारत के लिए शुरू की, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचे, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए और इसको फर्दर सप्लीमेंट करने, क्योंकि इसमें भी हमारा पूरा हिमाचल उसमें कवर नहीं हो पा रहा था। तो हमने कहा कि रेस्ट ऑफ द जो पोर्शन जो बचता है वहाँ हम इसको निभाएंगे। तो पूरे देश में हिमाचल पहला प्रदेश है जहाँ हमने 2,76,000 गैस का कनेक्शन दिए और वो गैस के कनेक्शन देने के बाद सैचुरेशन पर पहुंचाया। एक भी रसोई, एक भी घर ऐसा नहीं हिमाचल में जहाँ 100%, पूरे देश में हिमाचल पहला प्रदेश है जहाँ 100% जो है एलपीजी गैस जो है हमारे हर घर में, हर रसोई में है। डिसअपॉइंटमेंट्स क्या है 2 साल में? डिसअपॉइंटमेंट, हाँ, स्वाभाविक रूप से जो हम काम की पेश सोचते थे, जो प्रोजेक्ट हम शुरू करते थे, जैसे कनेक्टिविटी को लेकर के हिमाचल में सबसे बढ़िया हमारा सेक्टर, इम्पोर्टेंट सेक्टर है टूरिज्म का, और टूरिज्म के सेक्टर में हम एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी का इशू है। आज जहाँ भी पहुँचना है सड़क से पहुँचना है। सड़क बरसात में हम बनाते हैं, बरसात में टूट जाती है, बरसात के बाद बनाते हैं, बर्फ़ पड़ती है, फिर टूट जाती है। तो वो एक हमारे लिए बहुत एक परेशानी का, इसलिए हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवेज, 4 लेन्स, इन सारी चीज़ों में जो गति होनी चाहिए थी उसके कारण थोड़ी हमें कठिनाई आई। और दूसरा, बाई एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हिमाचल में हमने कोशिश की है। उसमें हमारे 3 एयरपोर्ट हैं, शिमला है, कुल्लू है, एक धर्मशाला है। तीनों एयरपोर्ट छोटे एयरपोर्ट हैं और एयर स्ट्रिप जो है तीनों एयरपोर्ट की जो है वो 1200-1300 मीटर से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में छोटा एयरक्राफ्ट आता है, वो भी लोड पेनल्टी के साथ आता है, टूरिस्ट आना चाहता है, रहना चाहता है, लेकिन किराया इतना ज़्यादा है तो वो अफोर्डेबल नहीं है और सर्विस भी अच्छी नहीं है, रिलायबल नहीं है। तो ऐसे में हमने टेकअप किया है कि हमको एयरपोर्ट में एक्सपेंशन, कांगड़ा और शिमला में एक्सपेंशन हो उसकी,
और उसमें हम लगे हैं। और मंडी में एक एयरपोर्ट नया, उसमें अभी तक जिसको बोल सकते हैं कि जितनी गति से हमको जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ अभी तक नहीं पहुँची। चीज़ें आगे बढ़ी हैं, आगे बढ़े हैं, लेकिन When do you think, by when can, कुछ टाइमलाइन है, like शिमला एयरपोर्ट will be ready by such and such? शिमला एयरपोर्ट का तो हमने 2022 का हमने टारगेट रखा है, 21 रखा है रादर लास्ट में, जो दिसंबर के महीने में, दिसंबर जनवरी यानी कि 2022 जनवरी में या 2021 के दिसंबर तक से उसका टारगेट रखा, क्योंकि वो छोटा सा एक्सपेंशन है, बहुत बड़ा नहीं है वो, तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ बड़ा पार्ट भी काफ़ी आगे बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि वो हो जाना चाहिए। कांगड़ा वाला इस पर टाइम लगेगा, क्योंकि लैंड एक्विजिशन के लिए बहुत सारा वॉल्यूम है वहाँ पर, ज़मीन का, और उसके बाद नए इश्यूज आते हैं, उसमें मकान है। और मंडी वाला एयरपोर्ट में भी अभी तक थोड़ा वक्त लगा। लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस में काफ़ी आगे हम बढ़े हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हुए। तो जो गति हम चाहते थे, टूरिज़्म हमारा एक बहुत बड़ा एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें जो काम रोज़गार के लिए भी और उसके साथ साथ में रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए भी जल्दी से तैयार हो जाता। तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगा। स्पीड को लेकर के डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। हिमाचल प्रदेश कॉन्ट्रीब्यूट्स लॉट मेनी ब्रेव मैन फॉर इंडियन आर्मी, इसका कारण क्या है? उसमें रीज़न है कि हिमाचल का आदमी बहुत, एक तो सच्चा पक्का आदमी होता है, देशभक्ति और ये उनके जज्बे में है, और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि टफ टेरेन है, और टफ टेरेन का आदमी जो है वो आर्मी में हाँ वो ज़रूरत भी रहती है। और जो हमारा पर्टिकुलरली कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, ये वाली जो बेल्ट है, इस सेक्टर का, इस एरिया का, इस डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे जो है हर घर में सेना का सिपाही है, अधिकारी है, कर्मचारी है, यानी कि हर घर में। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश का। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें भी रहा। कोई भी इस तरह का, चाहे वो कारगिल हुआ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई हो, जब भी ऐसा दौर आया तो हिमाचल का कंट्रीब्यूशन, हिमाचल के सैनिकों का बहुत बड़ा उसमें रहा है। But does it also mean lack of job opportunities? That is also one of the reason। एक वो भी है, लेकिन ये भी इसको हमको देखें कि भी एक सेना में देश की सेवा करने का जज्बा, वो भी एक साथ में है। दोनों चीज़ों, जॉब अपॉर्चुनिटी हिमाचल प्रदेश में देखिए, सरकारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नौकरियां हिमाचल प्रदेश, यानी पूरे देश भर में अगर हम देखें पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा प्रोपोर्शन सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों का क्या करने, नौकरी करने वाले जो है, वो पूरे देश में हिमाचल का सबसे ज़्यादा है। अभी भी बहुत सारा रुझान सरकारी नौकरी के लिए होता है कि सरकारी नौकरी दो, छोटी दे दो, लेकिन नौकरी सरकारी चाहिए। तो उसमें जितना पॉसिबल हो पाता हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी हमको मान के चलना पड़ेगा कि सभी बेरोजगारों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी दे पाना ये किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए जो खास तौर से एक नया इनिशिएटिव जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो लेने की कोशिश की है, उसमें जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हमने एक नया इनिशिएटिव लिया था। उसके पीछे एक ये है, एक तो सरकारी बजट से ही हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, इसके सिवाय हम सोचते ही नहीं, और चीज़ों पर सोचते ही नहीं। हमको ये लगा कि जब पूरा दुनिया, पूरा देश, सारे प्रदेश जो है प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपने स्टेट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हिमाचल को भी करना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में हमने ये इनिशिएटिव लिया। उसके पीछे दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि भाई इन्वेस्टमेंट आने के साथ साथ में कि हिमाचल प्रदेश में जो बेरोज़गार है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसमें भी मिलेंगी, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसमें अवेलेबल हो पाएंगी। तो वो एक इनिशिएटिव हमने लिया है। और तीसरा में एक नई हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश में। और वो एक ऐसी योजना कि जो हमारा बेरोज़गार है, सरकारी नौकरी में इधर उधर जाता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, नौकरी नहीं मिलती है, काम नहीं हो पाता, इस तरह ऐसे में हम उसको बोलते हैं कि छोड़ो, आपको हम इसके तहत जो है मदद करते हैं। तो उसमें बहुत सारा उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी डिटेल्स आपको अलग अलग स्लैब उसमें बनाए हैं उसमें। तो उनको जो है हम छोटा काम शुरू करना चाहते हैं, वो उसमें सरकार की ओर से सब्सिडाइज रेट पर जो है उनको लोन देना, और उसमें अच्छा लोन देना महिलाओं के लिए उसमें, और वो नौजवानों के लिए भी उसमें प्रावधान रखे हैं। तो वो सारी चीज़ों को लेकर के हमने उसमें प्रावधान किया है। You have also spoken about doubling farmers' income by 2020. How are you going to achieve that?
ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, स्लोगन है, और इसको सारे स्टेट इसको करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी हम कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा काम हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूँ कि पहले बहुत संतोषजनक नहीं था। कारण ये था कि सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। मार्केटिंग जो है वो अच्छी ठीक तरह से मार्केटिंग चेन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम कोई चीज़ पैदावार करते हैं लेकिन उसके बाद उसकी मार्केटिंग जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। एक तो ये पार्ट था। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में जो जंगली जानवरों ने बहुत बड़ा ये नुकसान किया है। लोगों ने बीजना छोड़ दिया, खेत बीजने छोड़ दिए, क्योंकि वो फसल बीजते हैं, बंदर आते हैं, जंगल को नुकसान कर जाते हैं, और ऐसे में बहुत बड़ी एक दिक्कत हुई है। उसमें हमने कोशिश की है अब सोलर के माध्यम से, सोलर और उसके फेंसिंग का 2 पोर्शन उसमें किए हमने। एक तो बारबेट जो फेंसिंग है वो तो ऑलरेडी हम पहले भी करते थे, और अब उसके साथ कॉम्बिनेशन हमने दिया सोलर के साथ में जोड़ करके। उसमें अच्छा रुझान आ रहा है, काफ़ी जगह अच्छा रुझान आ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ। और तीसरा इनिशिएटिव जो हमने हिमाचल प्रदेश में एक नया लिया, हिमाचल पूरे देश भर में उस इनिशिएटिव के लिए पहला राज्य है जहाँ हमने एक प्राकृतिक खेती, जो नेचुरल फार्मिंग, उस पर काम करने की कोशिश की है। लगभग 50,000 किसान उस प्रोजेक्ट के साथ हमारे जुड़े हैं। यहाँ हमारे गवर्नर होते थे आचार्य देवव्रत जी, तो जब वो यहाँ पर थे तो उन्होंने इस पर काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया। अभी वर्तमान में गुजरात में है, तो उनके उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया हमने, बजट प्रोविजंस किए उसके लिए, और लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह सारा केमिकल स्प्रे वगैरह से जो है वो जितना जहर हम खा रहे हैं तो उससे हट करके करना चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय वक्त लगेगा, लेकिन उसमें अच्छी एक अच्छा रिजल्ट आने की संभावना। ये भी क्या सही है दैट योर पार्टी विद इन द स्टेट, द रूलिंग पार्टी हैज सेवरल पावर सेंटर्स? स्वाभाविक रूप से ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी पार्टी तो एक है। हम इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा डिस्कस करते हैं, इकट्ठा निर्णय करते हैं। पावर सेंटर के रूप में हम ज़्यादा अब नहीं कह सकते हैं। पावर सेंटर अब उस तरह की सिचुएशन नहीं है। अब अमित शाह जी और मोदी जी ने पिछले कुछ अरसे से जो कुछ सालों से जो डेवलप किया है, तो काम जो है स्पेसिफिक होकर के असाइंड हैं सबको, स्पेसिफिक होकर आपके जी में क्या है, आपके जी में क्या है, आपके जी में क्या है, सबको काम बांटा हुआ है, और उस हिसाब से हम काम करते हैं। उसी हिसाब से हम काम का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है उसके हिसाब से हम परफॉर्म करते हैं। So you feel no hindrance at all? मुझे नहीं, मुझे ऐसा, मुझे विशेष तौर से ज़्यादा इस तरह से ऐसा कभी नहीं लगा हमको कि भी ऐसे भी हमको ऐसी सिचुएशन करनी। स्वाभाविक नहीं, देखिए सारी चीज़ों को लेकर के पॉलिटिकल से इसमें जो होता है वो दौर आते हैं, उससे कोई भी आदमी, देखिए मोदी जी हैं, अमित शाह जी भी हैं, उनके सामने भी कई तरह की ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी चुनौती जिसको बोल सकते हैं, चैलेंज, ऐसे हमारे सामने नहीं है। अच्छा, you have also been quoted as saying that in India only those who say भारत माता की जय will lead। ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, देखिए उसमें ऐसा नहीं है, हमने भारत माता की जय, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। कहीं भी रहो, किसी भी पार्टी में रहो, लेकिन भारत माता की जय बोलने में परहेज क्या है, हमारा कहना ये है। हमें नहीं, हम बोल रहे हैं इसलिए बोलो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपने हिसाब से बोलो, लेकिन कम से कम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति आपका जो है एक दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है, और उस देश के लिए, भारत देश है, देश के लिए हमारा समर्पण होना चाहिए, देश के लिए हमारी आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। नो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, नो नॉट ऑल। ये आप मानते हैं कि इंडिया में अभी पोलराइजेशन थोड़ा ज़्यादा हो गई? देखिए ऐसा भी नहीं, थोड़ा पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ऐसी शेप देने की कोशिशें हुई हैं, जिसके कारण मुझे लग रहा कि शुरुआत कहीं से हुई और वो फिर उसको अंजाम कहीं तक पहुंचाने की कोशिशें हुई। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का स्थान है, सभी धर्मों का सम्मान है। यही एक देश है जहां सब लोग इकट्ठा, धर्मनिरपेक्ष देश के बीच में रह करके जो अपनी बात कह सकते हैं। तभी जो लोग कह रहे हैं, नारे, स्लोगन, शॉटिंग जिस प्रकार से हो रही है तो उसके बावजूद भी वो भारत में रह रहे हैं। ये स्थिति दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा नहीं है।
So we acknowledge that Christians, Parsis, Muslims, हाँ, सब। they have equal हाँ rights, बिल्कुल इक्वल stakes राइट्स, over बिल्कुल India. डेफिनेटली And there can be no dispute. बिल्कुल बिल्कुल। ये दिल्ली में क्या हुआ, आपका क्या लगता है? Like दिल्ली में कैसे हुआ, शुरुआत कौन किया, अंजाम कौन दिया? नहीं, दिल्ली की बात तो सीधी सी बात है कि देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट में CAA पर एक डिसीजन हुआ और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास हुआ, वो दिल्ली प्रदेश के लिए नहीं था, वो देश के लिए था, बड़ी क्लियर बात है। लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, दिल्ली में चुनाव है और चुनाव में इसको मुद्दा बनाया जाए, राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, हाँ राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए और राजनीतिक मुद्दे में से उसमें से जो लाभ लिया जा सकता वो लिया जाए। वो एक स्ट्रेटजी उनने जो जिसमें अपनाई। नहीं, हमारी पार्टी ने उसमें उस तरह से नहीं जिस तरह से दूसरे लोगों ने पहले उसको शेप दे दिया, क्योंकि वो धरने पर बैठ गए। हमारी पार्टी तो कभी इस सारी चीज़ को लेकर के, हमारी पार्टी तो और सारे इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज थे हमारे, तो धारा 370 इशू था और डेवलपमेंटल इश्यूज थे। दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें मोदी जी ने की थी। हाँ हाँ डेफिनेटली वो सारी चीज़ को उनको लगा कि यही एक इशू जो राजनीतिक लाभ दे सकता है उनको, इसलिए उन्होंने वो किया और वो अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, देखिए उसको सपोर्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं, प्रोटेस्ट करिए, लेकिन जिस तरह से जो शेप उसको दी गई, छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार से वहाँ पर ला करके उनको तोते की तरह पढ़ा करके इस तरह से सिखाया गया, तुम मोदी जी को खिलाफ, अमित शाह जी को गाली दो, इसको गाली दो, ऐसा तो बहुत भावनाओं को भड़का करके इस प्रकार से वो आंदोलन करना वो उचित नहीं था, बिल्कुल भी उचित नहीं था। So who do you think incited this? Like people like Anurag Thakur with their hate speeches and Anurag, लेकिन वो स्टेज बहुत लेट की स्टेज थी, वो तो बहुत तो इलेक्शन कैंपेन के लिए मेरे ख्याल 4 दिन बचे थे मेरे को, उस वक्त सारी घटना हुई है। Incitement started much earlier. हाँ ना, बहुत पहले से शुरू कर दिया। protest itself was an incitement. बिल्कुल वही थी, हाँ शुरुआत, बिल्कुल वो शुरुआत थी। So अभी what do you think? What is the way forward? Like how do we calm down tempers? अभी तो पूरा, अभी देखिए तो पूरा डिस्टर्ब्ड बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगता है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी मैं 2 दिन पहले ही दिल्ली से आया हूँ, तो मुझे नहीं लगा कि वहाँ पर कोई बड़ा, हाँ अमित शाह जी इनसे सब लोगों से मिलना हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमें कहीं नहीं लगा कि कोई ऐसी सिचुएशन, हम गए आए और सारी जगह ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है जो घटना घटित हुई वहाँ पर, जिसमें शाहीन बाग का एक बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन है माहौल को खराब करने। अपनी बात कहे, लेकिन इस स्तर पर नहीं जाना चाहिए कि आप देश की भावनाओं के खिलाफ जो है वो स्लोगन शॉटिंग करें, रास्ते रोकें, आना जाना बंद कर दें, और मीडिया का भी एक सेक्शन वहाँ पर अलाउड हो, सारा मीडिया वहाँ पर अलाउड नहीं हो। तो ऐसे उस चीज़ को तो बिल्कुल भी जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जो गलत है उसको गलत कहना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये देश सबका है, उनका भी है। अगर वो देश को अपना मानते हैं तो काम में लगे, देश के लिए कंट्रीब्यूट करें, देश के विकास में योगदान दें और अपने जो है आनंद के साथ रहें। And shouldn't the government also take the initiative to talk to the people who are protesting? देखिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव एक नहीं अनेक लिए हैं वहाँ पर बात करने के भी, और नहीं बात की तो उसके बावजूद भी बात को मनवाने के लिए भी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स वहाँ पर लिए हैं और उसका एक इम्पैक्ट भी आया, असर भी आया। आपके सामने तो 3 साल बाकी है। यू आर सेइंग दैट इट इज अ वेरी स्टेबल गवर्नमेंट एंड वी ऑल होप दैट यू आर स्टेबल एंड यू विल कैरी ऑन। तो आपका चैलेंजेस अभी क्या है? व्हाट आर द न्यू चैलेंजेस दैट यू आर गेटिंग रेडी फॉर? देखिए हमारे साथ ऐसे में देखो पॉलिटिकल चैलेंजेस की मैं अभी कोई बात ज़्यादा करता नहीं, क्योंकि ये दौर है भी नहीं उस सारी चीज़ की बात करने। अभी हमारे साथ काम है और काम पर फोकस करना चाहते हैं, और काम पर जो फोकस कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे टारगेट्स हैं जो 2022 के, हमारा ये है कि एक्सपेंशन हमारा होना चाहिए इसका, पर्टिकुलरली हमारे जो नेशनल हाईवेज कनेक्टिविटी का, ये हमारे एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम शुरू हो जाना चाहिए। टूरिज़्म के सेक्टर में कुछ एक हमने नई डेस्टिनेशन हमने डिसाइड की है कि जो नई डेस्टिनेशन होनी चाहिए, नई मंजिलें, नई राहें, नई मंजिलें, एक इस तरह से उसमें हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमने डेवलप करने का प्लान किया है, तो उनको हम वहाँ पर ज़मीन पर खड़ा कर सकें। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जो हमारा
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी पर फोकस करें, हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, इस पर फोकस हम काम करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश में बहुत बेहतर हैं बाकी राज्यों की तुलना में। And the state is ready for coronavirus. हाँ, बिल्कुल आज हमने अभी हाई लेवल मीटिंग की और उस मीटिंग में हम प्रिपेयर्ड हैं, हमारे पास सारी तैयारियां हैं। हमने 2 मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए जो उनको हमने बोल दिया है, और ज़रूरत पड़ी हमने 2-3 जगह हॉस्पिटल भी हमने आइडेंटिफाई करके रखे हैं। अगर नंबर बढ़ता है, किसी वजह से ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, तो उनको हम बिल्कुल खाली करेंगे और उनको आइसोलेशन में जो पेशेंट होंगे उनको वहाँ रखने के लिए वहाँ इंतज़ाम करेंगे। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।